students, once again you are heartily welcome to our channel that is Deserve Point Academy मैं सुमित भट्ट। और आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आज का टॉपिक हमारे पास 9th क्लास दैट इज फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोल दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू काउंट, लेबल और मेजर एनीथिंग, है ना। नंबर्स जो है हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो जनरली यूज किया जाता है किसी भी चीज को काउंट या मेजर करने के लिए। फिर यदि अगर हम बात करें कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स की यदि अगर हम बात करें तो इट इज अ जनरल नंबर्स विच इज यूज्ड टू काउंट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद यदि अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये सारे नेचुरल नंबर्स को कवर करते हैं इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। अब आते हैं इसके बाद हम इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहां पर p और q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स, एंड q इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो जाता है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाता है? हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर p और q क्या होते हैं? हमारे पास इंटीजर्स, और q यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं इसको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं। तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, आइदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या हो? सेम हो, या फिर वो रिड्यूसिबल होने पर क्या आ रहा हो? हमारे पास सेम आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो 2 अपॉन, या फिर इसको ले लीजिए 1 अपॉन 2 इज इक्विवेलेंट टू 2 अपॉन 4 is equivalent to 5 upon 10 is equivalent to 10 upon 20। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये मुझे रफ करना पड़ेगा और आप पॉज करके इसे नोट कीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेथड टू डिटरमाइनिंग रैशनल नंबर्स, है ना। कैसे रैशनल नंबर्स को डिटरमाइन किया जाता है दो नंबर्स के बीच में। उससे पहले एक चीज आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। देयर इज इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हमेशा दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं। आप दो नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे, कि जब कभी भी, जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे 2 एंड 5 के बीच में एक रैशनल नंबर्स निकालना, तो आपके पास सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दे। ठीक है, तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर आपको मिलेगा वो होगा 7/2, जो एग्जैक्टली मिड वैल्यू होगी किसकी, 7, 2 और 5 के बीच की। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कभी भी हमें एक से ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये जो मेथड है ये थोड़ा सा काम करने में एक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल मेथड है, जब आपको एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हो दिए गए नंबर्स के बीच में, जो हर कंडीशन में काम करती है, तो आप उसी को ही फॉलो करें। तो मेथड क्या है हमारे पास रैशनल नंबर निकालने के लिए। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज y - x अपॉन n+1। अब ये y, x और n क्या है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझ लें। ये x और y दिए गए दो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, y और x वो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना है। उसमें भी y जो है वो बड़ा नंबर होगा और x जो है वो छोटा नंबर होगा। और n क्या है हमारे पास, यहाँ पर n वो नंबर्स हैं जितने रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है वो नंबर्स के बीच में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से d। ठीक है, इसको बोलते हैं हम d। d इज इक्विवेलेंट टू y - x+1। अब इसके बाद जब हमें d मिल जाएगा, तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रैशनल नंबर होता है x + d। देन सेकेंड रैशनल नंबर होता है हमारे पास x + 2d। देन थर्ड रैशनल नंबर होता है हमारे पास x + 3d एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाता है। अब हम प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट कर कर देख लेते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे 2 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने होते, तब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता कि मैंने क्वेश्चन क्या किया है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैंने क्वेश्चन ये अराइज किया है कि मुझे 2 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो y है वो क्या हो गया 5, x जो है वो क्या हो गया 2 और n बराबर कितना है मेरे पास 5। कितने रैशनल नंबर्स निकालने मुझे, 5 रैशनल नंबर्स निकालने। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, d बराबर कितना होगा y - x, यानी कि 5 - 2 अपॉन 5 + 1। तो 5 - 2 होने वाला है मेरे पास 3 और 5 + 1 होने वाला है 6, दैट इज ये कितना हो जाएगा 1/2। तो d की वैल्यू तो मुझे मिल गई 1/2। अब पहला रैशनल नंबर क्या होने वाला था मेरे पास, x + d, यानी कि 2 + 1/2। तो 2 + हाफ कितना होता है 2.5, यानी कि 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। इसी तरीके से जब हम दूसरा रैशनल नंबर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 2 + 2d, है ना, x + 2d, यानी कि 2 × 1/2। तो ये कैंसिल, 2 + 1 कितना बचा 3। ठीक, इसी तरीके से जब हम तीसरा रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 + 3d, यानी कि 2 × 3 2 + 3 × 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 3/2, यानी कि 2 + 1.5, है ना। तो 2 + 1.5 कितना होगा 3.5। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2। हियर इज द आंसर। तो इसी तरीके से आप आगे के रैशनल नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ रैशनल नंबर क्या होगा 2 + 4d, यानी कि 4 × 1/2। तो इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बचने वाला है 4।
इसी तरीके से जो फिफ्थ रैशनल नंबर होगा 2 + 5 इंटू 1/2 यानी कि 2 + 2.5 यानी कि 4.5। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2। तो इस तरीके से रैशनल नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं और कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं ये मेथड हमारे पास पहले डी निकाला जाता है y - x / n+1 देन इस तरीके से हम आगे के रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है और इसमें क्या बोला गया है मैंने कि फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं मुझे 3/5 एंड 2/3। तो सबसे पहला टास्क आपके पास क्या होगा, जब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स और काउंट करने हैं तो सबसे पहला काम आपको ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में जिन भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कम होता है वो नंबर क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 और यहाँ पर 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। दैट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो y बराबर है हमारे पास 2/3, x बराबर है हमारे पास 3/5 और n हमें कितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें d। तो d बराबर क्या होता है y - x / n+1। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 2/3 - 3/5 अपॉन 4 + 1। और देखते हैं आगे, तो यहाँ पर d बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, यहाँ पर 10 - 9 अपॉन 4 + 1 5। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 10 - 9 1 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 15 × 5 यानी कि 1/15 5 = 75। डी की वैल्यू आ गई। अब पहला रैशनल नंबर होता है x + d यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 + 1/75। एलसीएम कितना आएगा 75। तो ये कितना होने वाला है हमारे पास 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 15 15 3 = 45 और यहाँ पर 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 46/75। इसी तरीके से दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा x + 2d यानी कि 3/5 + 2/75। अगेन यहाँ पर एलसीएम कितना 75, यहाँ पर 45 + 2। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 47/75। इसी तरीके से जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है 48/75 एंड देन लास्ट वन 49/75। हियर इज द आंसर्स। ठीक है, आई होप ये मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है इनको भी जरा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called irrational numbers। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और q जो है वो कभी भी नेवर इक्वल्स टू 0, ऐसी कंडीशन में से जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई एक्सेट्रा, है ना। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट इज हाउ इर्रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, है ना। अब नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर कैसे लोकेट किए जाते हैं इसको जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक स्पाइरल बनाया जाता है। कैसे बनता है स्पाइरल उसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जान लेना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई की जाती है किसी भी राइट ट्रायंगल में जहां पर ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, यदि अगर ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब यदि अगर सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं इस बेस को कंसीडर कर लूँ, बेस को कंसीडर कर लिया मैंने 1 और इसको भी कंसीडर कर लिया मैंने 1, तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, दैट इज ये होने वाला है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, दैट इज हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है हमारे पास √2। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज मैंने यहां पर एक लाइन कंसीडर कर ली, दैट इज ए एंड बी। ये पूरा काम कंस्ट्रक्शन से होगा और इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यदि अगर मैंने यहाँ पर अपने राउंडर को सेट किया और 1 सेंटीमीटर आर्क लेकर यहाँ कहीं पर कट कर लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रखी मैंने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप लोगों को मैं मानकर चलूंगा कि आप लोगों को आता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर अपने राउंडर को सेट किया और 1 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पर कट कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ से, ठीक है, तो ये जो लेंथ है मुझे ए से लेकर डी तक ये कितनी मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √2। यदि अगर ये भी 1 सेंटीमीटर है और सी डी भी कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी इज √2। अब √2 को मुझे कहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, इस नंबर लाइन पर। तो आगे का काम आप लोग क्या करें, अपने राउंडर को यहाँ पर सेट करें और यहाँ तक आर्क लेकर इसको रोटेट कर कर कहाँ ले आए, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको ई, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ए इज इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब ये जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है ये पूरा बनता कैसे है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने राउंडर को यहाँ पर फिक्स किया और 1 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ कट किया। यहाँ कट करने के बाद मैंने एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा था कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, 1 सेंटीमीटर मिलकर। इसको आप नाम दे दीजिए ये ए, ये बी, और ये जो लाइन है हमारे पास सपोज सी। ठीक, अब ए से मिलकर क्या बना रहे थे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो रहा था हमारे पास √2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर AC पर एक और 90 डिग्री बना लीजिए, 1 सेंटीमीटर। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर है ना, और ये बराबर क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2, तो h स्क्वायर बराबर कितना मिलने वाला है हमें, यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो √3 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिएगा डी। ठीक, तो ये कितना मिलने वाला है आपको, √3। ठीक, अगेन आप क्या कर लें, यहाँ पर एक और 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री बना लें, देन इसको ज्वाइन करें आप, तो ये जो मिलेगा आपको ये कितना मिलेगा, √4, या फिर √4 को आप क्या लिख सकते हैं, और 2। √4 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है ना।
ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर एक और 90 डिग्री बना ले 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो √4 + 1, ये d, ये क्या था e, इसको आप नाम दे दें f। ये क्या मिल जाएगा आपको √5। अगेन आप यहाँ पर एक 90 डिग्री बना लें 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको √6। इसी तरीके से आप यहाँ पर फिर से एक और 90 डिग्री बना लें। तो ये क्या था आपके पास √6, ये √7। अब आप इन सबको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप अपने राउंडर को यहाँ पर सेट करें, यहाँ तक आर्क लेकर इसको रोटेट कर लें। तो ये क्या था हमारे पास √2, ABCDE, इसको आप नाम दे दें FG, और ये H। ये पॉइंट आपको क्या मिला, सपोज मान लीजिए H के बाद ये पॉइंट मिल गया आपको I, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है √2। देन अपने राउंडर को यहाँ सेट करके यहाँ तक रेडियस लेकर इसको रोटेट करके यहाँ तक ले आए, देन इसको रोटेट करके यहाँ पर ले आए, देन इसको रोटेट करके यहाँ पर ले आए, देन इसको रोटेट करके यहाँ पर, एंड एट लास्ट इसको रोटेट कर यहाँ पर लेकर आ जाए। तो ये HI, ये J, ये K, ये L, ये M, और वो तो B था। ये क्या है हमारे पास √3, ये √4, ये √5, ये √6, और ये √7। इस तरीके से बनाया जाता है पूरा स्क्वायर रूट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप इस तरीके से किसी भी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को जज करें, उसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना, और उसको आसानी से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स का दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। अब एग्जाम्पल क्या होता है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझें। सपोज यदि अगर मैंने यहाँ पर 10 को डिवाइड किया 4 से, ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ पॉइंट लगाया तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट हो गया ना, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये कहलाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यदि अगर सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर 20 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 6 ज़ा 18, कितना बचा 2,
पॉइंट लगाया, अगेन 20, 3 6 18, कितना बचा 2, फिर यहाँ पर 20, 3 6 18, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 20, 3 6 18, अगेन 2। तो इस तरीके से अब ये जो 6 6 6 6 6 है ये रिपीटेशन में चलते जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है और इसमें मुझे ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज देयर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने से पहले यहाँ पर तो मैं क्लियरली बता ही सकता हूँ, व्हेन 39 इज डिवाइडेड बाय 100 तो इट गिव्स, डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख दूँ, यदि अगर मैं 39 को 100 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है 0.39। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, नेक्स्ट की यदि अगर हम बात करें तो ये कितना है, इसको यदि अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 41/8, और जब मैं 41 को 8 से डिवाइड करूँ तो 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचा 1, पॉइंट लगाऊँ तो ये हो जाएगा 10, 8 1 8, यहाँ पर बचा 2, ये हो जाएगा 0, तो 8 2 16, रिमाइंडर कितना बचा 4, और 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो ये भी कैसा है मेरे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। इससे पहले मैं इसे रफ करूं, अब देखते हैं हम 4/13 को। तो 4/13 को जब मैं 4 को डिवाइड करूं 13 से, तो यहाँ सबसे पहले मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 40, तो 13 2 13 3 39, रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ पर हमने 0 लगाया। ठीक है, तो अभी भी ये नहीं होगा, यहाँ पर हमें फिर से 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 0। 13 3 सॉरी, इसके बाद 13 7 लेना पड़ेगा हमें, है ना। 13 7 91, यहाँ पर कितना बचने वाला है अब हमारे पास 9, फिर से यहाँ 0 लगा लें तो 13 7 91 होता है। तो 13 8 कितना होगा हमारे पास 13 7 91, 13 5 65, ठीक, 13 6 78, 13 6 78। अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 12, फिर से यहाँ 0 लगा लें तो 13 9 117, फिर से यहाँ पर कितना बचा 13, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 लगा लें हम, तो ये कितना होने वाला है, सॉरी 13 1 13, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास 307691, यानी कि ये भी कैसा है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसके बाद फिर से देखते हैं हम इसे, यदि अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 15 से, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा 15 1 15,
कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ 0 लगाओ तो 15 3 ज़ा 45, अब क्या बचेगा फिर 5। अब ये 3 3 इस तरीके से रिपीट होने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर फिर से ले लूँ 15 3 ज़ा 45, फिर क्या बचा 5, 15 3 ज़ा 45, फिर क्या बचा 5। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी 1.3 बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमें नेक्स्ट मेथड में क्या करना है ना। तो इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इससे पहले हमने ये देखा कि हम पी अपॉन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, है ना। आइदर इट इज रिपीटिंग और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो टर्मिनेट हो रहे थे बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, उनको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कहूँ तो इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया 0.7 बार, है ना। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो सबसे पहली स्टेप मैं क्या कर लूँ, x बराबर 0.777 बार का मतलब यही होता है कि इसका रिपीटेशन, या फिर आप इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझ लें, बार का मतलब जो बार बार आ रहा हो, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0.7 के ऊपर अगर बार लगा हुआ था, तो ये मैंने 7 इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब आप क्या करें, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक बार दोनों तरफ यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करें, ऑन मल्टीप्लाइंग on multiplying 10 on both side, दोनों तरफ मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 7, ये इस तरीके से चलता जाएगा, और इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 10x माइनस x 9x, ठीक है। और 0.77 इसमें से अगर हम यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करें तो पॉइंट के पहले क्या है 7, यहाँ पर क्या है 0, 7 में से 0 जाएगा 7, और ये पॉइंट के बाद के डिजिट क्या है, सेम है, तो यहाँ से तो ये सब कैंसिल हो जाना है। तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास 7/9, हियर इज द आंसर, है ना। यानी कि 0.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया 0.235 बार, है ना। अब यहाँ पर बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 3 और 5 के ऊपर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के बिहाफ से कि बार किसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। x बराबर 0.235, है ना, 35 इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1। अगली स्टेप में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा, ये जो डेसिमल है शिफ्ट एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 0.35 इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये जो 10 का मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस है, ये हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो सेम ना हो जाए। अभी आप देखें कि इन दोनों में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है क्या, नहीं है, तब आप एक बार और दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना होने वाला है 100x, है ना। यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 023.53,
5353। क्या अभी सेम है क्या? पॉइंट के बाद की डिजिट्स किसी भी इक्वेशन में अभी भी सेम नहीं है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3, है ना। मैं एक बार और 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं तो यहाँ पर होने वाला है 1000x, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.235.353535, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में जो वैल्यूज है वो दोनों क्या है? सेम है, डेसिमल के बाद की, है ना। यहाँ पर भी 3535, यहाँ पर भी 353535 रिपीटेशन में है। तब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ इक्वेशन 4 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 1000 में से 10 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 990x, ठीक है। अब यहाँ पर 0235 में से 2 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर बचने वाला है 023, है ना। 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.233 बचेगा, है ना। 2 माइनस करेंगे तो 233, तो x बराबर कितना हो जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 990। हियर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।